कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज है छठा दिन और 6 डे पर आज अपन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है बादल राग। इस बादल राग कविता को कैप्सूल सीरीज के तहत मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस अपन करने जा रहे हैं इस चैप्टर से। और अगर आपने इस क्लास को एंड तक पूरी तरह से देख लिया तो मैं वादा करता हूं कि इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसमें इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं कि आपके परीक्षा में इससे बार बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हमने शामिल किए हैं और इस बार आने की जो संभावना है, क्योंकि पिछले वर्षों के एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि इस टॉपिक से किस टॉपिक से कैसा प्रश्न आने की संभावना है, तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीटली हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के बड़े प्रश्न, लघु उत्तरात्मक और साथ ही साथ कवि परिचय भी हमने इसमें लेने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्न करके, और ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूं। और एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, आपका 100% ये कवर बिल्कुल टॉपिक हो जाए, टॉपिक जो है आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, आपको लगता होगा इजी है, बट इजी है वो भी जो है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है, कई बार पूछते हैं। यहाँ तो हम एक एक चैप्टर वाइज कर रहे हैं इसलिए आपको इजी लग रहा है, बट वहाँ पे जब कंबाइन क्वेश्चंस आते हैं, सारे चैप्टर से जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमारी जो है वो परीक्षा तो वहाँ पे होती है। तो परीक्षा से पहले, परीक्षा जैसी फीलिंग के लिए आपसे रोज की तरह आज भी मैं कहूँगा कि जो जो प्रश्न आपको आते हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है, बादल राग कविता जो है ये किसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन एक है निराला, इट मीन्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर है प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। फिर है पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत। और फिर है बच्चन यानी हरिवंश राय साहब बच्चन। तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन एक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यहाँ पे जो है ना एक कुछ कॉमन थिंग है इन तीनों के बीच में, आपको मुझे ये बताना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इन तीनों के बीच में एक कॉमन चीज क्या है, ये तीनों एक साथ नाम क्यों लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसके जो तीन ऑप्शन है इसके बीच में जो कॉमन चीज है वो आप मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। राइट आंसर है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका इस प्रश्न का राइट आंसर निराला रहेगा। तो निराला जो है बादल राग कविता, निराला की एक लंबी कविता का एक भाग यहाँ पे दिया हुआ है। और इस बादल राग कविता में कवि निराला बादलों का आह्वान करते हैं, क्या करने के लिए? बरसने के लिए। क्यों? क्योंकि बरसात जो होती है वो नया जीवन देने वाली होती है, और साथ ही साथ बादल जब बरसते हैं, बरसने से पहले जब गरजते हैं तो वो गर्जन जो है वो भी क्रांति का आह्वान है, इसलिए उसका आह्वान कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, बादल राग कवितांश निराला के किस काव्य संग्रह से उद्धृत है? अब देखो यहाँ पे ये कवितांश लिखा हुआ है क्योंकि बादल राग कविता तो बहुत बड़ी कविता है, उसका एक भाग यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए जो हमारे सिलेबस में है वो इसका एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे जो है ना कवितांश शब्द लिखा है। कई बार यहाँ से प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए ओवरऑल तैयारी करिए, परफेक्ट बनिए पूर्ण रूप से कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो बताना है काव्य संग्रह का नाम। ऑप्शन एक है अनामिका, दूसरा है परिमल, तीसरा है नए पत्ते और चौथा है अणिमा। तो देखिए इन सारी रचनाओं में से करेक्ट आंसर रहेगा अनामिका। निराला जी की रचना अनामिका में से ली गई कविता है बादल राग। अब यहां से ये प्रश्न बनता है, भाई बादल राग का मतलब क्या है, कि बादल राग ही नाम क्यों दिया है, या फिर बादल राग का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, या फिर कविता में बादल राग से कवि क्या आह्वान करता है। तो बादल राग कविता के विभिन्न अंशों में कवि ने बादलों से बरसने का आह्वान किया है, बादलों से, क्योंकि बादलों को क्रांति का अग्रदूत माना है, बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनामिका। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, निराला का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 4 आपके सामने है, बताइएगा राइट आंसर। एक है 1990, दूसरा है 1899, तीसरा है 1900 और चौथा है 1890। तो करेक्ट आंसर रहेगा भाई इसका, राइट आंसर रहेगा 1899। 1899 ऑप्शन ब इसका राइट आंसर है। बंगाल के मेदिनीपुर में, है ना, बंगाल के बंगाल के मेदिनीपुर में निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। एक्चुअली ये यहाँ के रहने वाले नहीं थे, लेकिन निराला के पिताजी की सर्विस थी, नौकरी थी, और उस समय ये बंगाल में पोस्टेड थे इनके पिताजी, इसलिए इनका जन्म जो है वो यहाँ पे हुआ था। इनका पैतृक गांव यूपी में है और यही रहे थे अपने पिता के साथ में। कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि जब उस समय कठिन परिस्थितियाँ थी, भयंकर बीमारियाँ फैली थी, उस समय इनका परिवार काल कवलित होता है ना, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो वो सारा अपन उसके जो इनका व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी आपको ये याद रखना है कि इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में 1899 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने, एक छायावाद, दूसरा है रहस्यवाद, तीसरा है प्रगतिवाद और चौथा है प्रयोगवाद। तो करेक्ट आंसर रहेगा छायावाद। और ये जो छायावाद है ना, ये आपको विशेष याद रखना है कि जब आप इनका एक प्रश्न आएगा किसी कवि या लेखक का व्यक्तित्व एवं कृतित्व लिखिए, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना, अगर निराला का पूछा जाता है, पूछा जाएगा निराला का, निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ध्यान रखना क्योंकि इंपोर्टेंट है। निराला का पूछा जाएगा, वहां लिखेंगे कि निराला आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। इनका बचपन और ये सारी चीजें अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये ऐसे आपको लिखना है, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। अभी मैंने जो पहला प्रश्न शुरू हुआ ना, पहला प्रश्न जो हमने किया था, वहां पे ये प्रश्न मैंने आपको कहा था कि भाई इन तीनों के बीच में एक कॉमन चीज है, एक समानता है। वो समानता क्या है? तो वो समानता यही थी कि वो पहले तीनों जो ऑप्शन थे उसमें जो तीनों कवि हैं वो तीनों ही छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। वैसे छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, उसमें से एक है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरे हैं पंत सुमित्रा नंदन पंत, और चौथे हैं प्रसाद यानी तीसरे हैं प्रसाद जयशंकर प्रसाद, और चौथे हैं महादेवी वर्मा। तो वो जो प्रश्न था उसका आंसर ये है। अगर आपने आंसर लिख दिया था उस समय तब तो ठीक है, अगर नहीं लिखा तो अभी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो आप पता चल जाएगा मुझे कि हाँ बिल्कुल आपने आंसर दिया उस क्वेश्चन का। चलिए भाई, तो निराला जो है वो छायावाद के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता में विप्लव के वीर किसे कहा गया है? कहा ना, हे विप्लव के वीर। तो विप्लव के वीर यहाँ पे कविता में किसे कहा है भाई? पूंजीवादी लोगों को कहा है, बादलों को कहा है, गरीबों को कहा है, या फिर कोई नहीं? तो विप्लव के वीर यहाँ पे बादलों को कहा है, क्योंकि विप्लव का मतलब क्या होता है? विप्लव मैंने क्रांति, तो यहाँ पे क्रांति करने वाला वीर किसे कहा है? बादल को। ये वीर कौन है? ये बादल है। कवि आह्वान करता है बादल से, हे वीर, क्रांति करने वाला वीर। तो राइट आंसर ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे वीर किसको कहा है? बादल को। जीवन के पारावार एक और शब्द आएगा, एक शब्दांश आएगा, जीवन के पारावार किसे कहा है? वो भी बादल को। क्यों? क्योंकि पारावार का मतलब ऐसे समुद्र होता है। तो जिस तरीके से समुद्र हमें जल देता है, जीवन प्रदान करता है, वैसे के वैसे जो है वो बादल भी हमें क्या करता है? एक नव जीवन प्रदान करता है। जब बरसता है तो पानी से एक अंकुरण उगते हैं, आदि आदि, और भी कई सारी चीजें हैं। आगे सारी चीजें एक एक करके कवर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, कि बादल राग कविता किस काव्य धारा की कविता है? छायावादी कविता है, प्रगतिवादी कविता है, प्रयोगवादी कविता है, या साठोत्तरी कविता है? तो देखो भाई, वैसे कवि जो है ना, बादल राग कविता के कवि निराला छायावादी कवि है, लेकिन ये कविता जो है वो प्रगतिवाद में भी जाएगी। तो छायावाद भी आप लिख सकते हो और प्रगतिवाद भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? तो राइट आंसर दोनों रहेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोनों रहेंगे, मैंने एक ही यहाँ पे हाईलाइट किया है, बट आंसर इसके दोनों रहेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कि बादल राग कवितांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। अब बताइए कि कवि जब बादलों से आह्वान करता है, बादलों से बरसने की बात करता है, तो स्वाभाविक है वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है, क्योंकि और किसी ऋतु का वर्णन यहाँ पे नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, बसंत नहीं आएगा, गर्मी नहीं होगा, वर्षा होगा, सर्दी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, वर्षा ऋतु का वर्णन जो है वो इसमें हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन देखिए, कि क्रांति की आशंका से कौन भयभीत रहता है। ऑप्शन 1 शोषक वर्ग, 2 है शोषित वर्ग, तीसरा है कवि और चौथा है पाठक। भाई कवि क्यों आतंकित होगा, भाई पाठक क्यों भयभीत होगा, क्या किससे, क्रांति अगर होती है तो कवि और पाठकों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनको बताइए शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। तो शोषक वर्ग कौन होता है, जो शोषण करता है, जो अत्याचार करता है वो शोषक वर्ग हो गया, और शोषित वर्ग जिस पर अत्याचार किया जाता है। तो अगर क्रांति होती है तो इस शोषक वर्ग को भयभीत होने की जरूरत है, शोषित वर्ग को कोई भी डर नहीं है, क्योंकि क्रांति भी तो इन्हीं के द्वारा की जाएगी। तो इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ, शोषक वर्ग को भयभीत होना है, क्योंकि नुकसान उन्हीं को होगा, क्योंकि क्रांति जो है वो इन लोगों के द्वारा होगी तो परेशानी उनको ही होगी। बच्चों ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इसकी पूरी 2000 प्रश्नों की सीरीज है अपनी, 2000 प्रश्न इस तरीके से हमने चैप्टर वाइज भी है, कंबाइंड भी है, सारे टॉपिक्स को मिला करके लिए हैं, जिसमें ग्रामर भी ली हुई है, गद्य पाठ भी है, पद्य भाग भी है, काव्य जो भी है, सारी हिंदी कंपलसरी के टोटल 2000 प्रश्न उत्तरों की सीरीज। और ये प्रश्न उत्तर जो है ना, ये अपना ऐप है, उस ऐप में आपको एक कोर्स मिलेगा 2000 प्रश्न उत्तर की सीरीज करके, वहां से आप ले सकते हैं। और ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशन राइज, RISE। ये जो लोगो देख रहे हो ना आप लोग, ये जो लोगो देख रहे हो, ऐसा लोगो आपको मिलेगा प्ले स्टोर से, आप एजुकेशन राइज लिख करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सर्च करना नहीं आता है तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेजिएगा, हाय हेलो लिख करके कुछ भी भेजेंगे तो आपको हमारे लिंक मिल जाएंगे, सारे लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारे इस ऐप का लिंक, हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उन सब का लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि भाई आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता कौन माने जाते हैं। प्रणेता या फिर प्रवर्तक भी हम कह सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है ना, प्रवर्तक, ये प्रश्न पहले भी परीक्षा में पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, बहुत सारे बच्चे इसे गलत करके आए थे, लेकिन आप लोगों को गलत नहीं करना है। याद रखना कि मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला माने जाते हैं। जिस तरीके से हमने पढ़ा, हरिवंश राय बच्चन साहब हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जा सकता है। और निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखो छंद होते हैं ना, छंद आपने जो कि हिंदी साहित्य में एक टॉपिक होता है। अब आप पूछोगे सर ये मुक्त छंद क्या होता है, मैं आज परमानेंटली याद करा देता हूं कि छंद जो है ना, एक जैसे आपने छंद, अलंकार, रस आदि नाम सुना होगा। तो एक छंद जो होता है, छंद में क्या होता है कि इसमें यति, गति, वर्ण, मात्रा और तुक आदि का ध्यान रख करके जिन काव्य पंक्तियों के आधार पर जो काव्य का निर्माण किया जाता है वो छंद कहलाता है। मतलब इसमें वर्णों का ध्यान रखा जाता है, इसमें मात्रा का ध्यान रखा जाता है, इसमें जो है वो यति का ध्यान रखा जाता है। यति मैंने हल्का सा विराम, जहाँ पे वाक्य के बीच में रुकते हैं, यहाँ पे गति का ध्यान रखा जाता है। और वाक्य के जो पंक्तियां होती है, पंक्तियों के अंत में जो एक लय होता है उसको तुक कहते हैं। तो उसका ध्यान रख करके जब काव्य रचना की जाती है तो वो छंद कहलाती है। और ये छंद जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। वर्णिक और मात्रिक को फिर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि अगर हमने इन नियमों का ध्यान रख करके अगर छंद का निर्माण किया तो वो तो रचना होती है छंदबद्ध रचना। और अगर हमने इन मात्रा, यति, गति, नियम आदि किसी का भी, वर्ण, मात्रा, यति, गति और तुक आदि किसी का भी ध्यान न रखते हुए अगर हमने रचना करी है तो वो रचना होती है मुक्त छंद की रचना। तो ये निराला जी ने जो रचनाएं लिखी है, छायावादी कवि निराला जी ने, वो सभी मुक्त छंद की रचनाएं लिखी गई है। इसलिए हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता, सारी कविता तो मुक्त छंद में नहीं लिखी है, बट शुरुआत करने वाले जो प्रणेता हैं, जो प्रवर्तक हैं हिंदी में मुक्त छंद के, वो निराला माने जाते हैं।
इनसे पहले जितनी भी काव्य रचना होती थी वो छंदबद्ध होती थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राइट आंसर रहेगा निराला। अगला क्वेश्चन है कि बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? ऑप्शन एक है शोषक वर्ग का, दूसरा है शोषित वर्ग का, तीसरा है शांति का, या चौथा है क्रांति का। तो भाई बादल शोषक वर्ग का बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं करता है, शोषित का भी नहीं करता है, शांति का प्रतीक तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो क्रांति का प्रतीक है। बादल जो को इसलिए तो कहा ना विप्लव के वीर, विप्लव का मतलब क्या? क्रांति, क्रांति करने वाला। तो बादल को क्रांति का प्रतीक जो है वो माना गया है बादल राग कविता में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 11वां। यह तेरी रणतरी, यहां रणतरी से क्या तात्पर्य है? देखो रण का मतलब होता है बच्चों युद्ध, है ना, रण का मतलब होता है रण क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, तो युद्ध होता है, और तरी का मतलब होता है नौका, तरी का मतलब होता है नौका। तो बताइए रणतरी कौन है? रणतरी किसे कहा गया है? धन से भरी हुई नौका, सुंदर नौका, युद्ध की नौका, या कोई नहीं? तो रण का मतलब युद्ध, तरी मैंने नौका, तो वही सीधा सीधा हो गया युद्ध की नौका। तो अब युद्ध की नौका किसे कहा गया है? बादलों को कहा गया है। कवि क्या कहता है कि ये भाई जो हवा के ऊपर जो बादल तैर रहे हैं ना, ये बादल जो है वो एक प्रकार से क्या है? नौका के समान है, और हवा के ऊपर तैर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र के ऊपर तैरती हुई नौकाएं जो कि अस्त्र शस्त्रों से भरी हुई है। तो इसी तरीके से बादल जो हवा रूपी समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं, ये युद्ध रूपी नौकाएं जो है वो है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 12वां प्रश्न। क्या कहता है कवि कि हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। पंक्ति में छोटे पौधे किसे कहा गया है? जब क्रांति होती है तो जो 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 दबे कुचले लोग, या फिर यूं कह सकते हैं कि पिछड़े लोग जो हैं, जो शोषित पीड़ित जो लोग हैं, उनको यहाँ पे छोटे पौधे कहा है। लघु भार मैंने जिसपे के ऊपर कम भार होता है। जैसे मान लीजिए तूफान आता है ना, आपने देखा बारिश, भयंकर आंधी, भयंकर तूफान चल रहा है, तो बड़े बड़े पेड़ तो धराशायी हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो ऐसे लुढ़क जाते हैं इधर कभी उधर, और वो बच जाते हैं। तो जब क्रांति होती है तो जो छोटे जो लोग हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, जो दलित पीड़ित शोषित हैं, उनको तो नुकसान नहीं होता, लेकिन जितने बड़े पूंजीपति धन कुबेर हैं वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें नुकसान होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? छोटे पौधे किसे कहा है? शोषित वर्ग को कहा है। शोषित और पीड़ित वर्ग को कवि ने यहाँ पे छोटे पौधे कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 13वां प्रश्न। क्या कहा है यहाँ पे कवि ने कि बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया है? तो पहली पंक्ति जो है अपनी इस काव्यांश की, उसमें कवि ने कहा है कि अस्थिर सुख पर दुख की काली छाया। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, तो सुख को अस्थिर बताया है। क्यों अस्थिर है? क्योंकि उन पूंजीपति और वो शोषक वर्ग जो है, जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है, उनके मन में हमेशा आशंका बनी रहती है कि न जाने कब क्रांति हो जाएगी, और अगर क्रांति हुई तो हम जो है वो सबसे पहले परेशान हो जाएंगे, मर जाएंगे, उन्हें नुकसान पहुंचेगा। तो ये सुख जो है ना, अभी जो सुख भोग रहे हैं वो लोग, वो सुख उनका थोड़े समय के लिए है, कम समय के लिए है, इसीलिए उसे अस्थिर माना है, उसे स्थायी सुख नहीं माना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन है, जल विप्लव प्लावन किस पर होता है? जल विप्लव प्लावन किस पर होता है? जलज पे होता है, नौका पे होता है, कीचड़ पे होता है, या नभ पे होता है? तो देखो भाई, जल विप्लव प्लावन जो है वो हमेशा कीचड़ पर होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन देखिए कि शेषव का सुकुमार शरीर किस में हंसता रहता है? रोग शोक में, आनंद में, सुख में, या उपर्युक्त सभी में? तो शेषव का सुकुमार शरीर जो है, छोटे बच्चे जो है ना, जो कमजोर वर्गों के जो छोटे बच्चे होते हैं, वो रोग शोक में भी हंसते रहते हैं, ताप में भी हंसते रहते हैं, बुखार में भी हंसते रहते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन जो है वो मतलब काव्य को ध्यान में रखिए, इस कविता को ध्यान में रख करके आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना है, और एक एक पंक्ति से उठाए हुए प्रश्न है बच्चों। आपको ये सारे प्रश्न याद कर लो, बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में, और इतनी बढ़िया तैयारी करके जाओ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि आप ये नहीं कहोगे सर मेरे को ये नहीं आता था। और फिर हमारा टारगेट क्या है? 100 आउट ऑफ 100 हमारा
टारगेट है कि 100 में से 100 नंबर आपको लाने हैं। कैसे लाएंगे कि 80 नंबर का पेपर होगा, आप 80 लाएंगे और 20 अगर आपके शतरंज गए हैं तो आपके 80 में से 80 हो गए और अगली बार आपकी कॉपी बोर्ड जो है वो बच्चों को दिखाएगा टॉपर स्टूडेंट के रूप में। अगर हिम्मत है ना आप में तो निश्चित रूप से आप कर सकते हो। यू कैन डू इट, आपको कहना पड़ेगा आई कैन डू इट। तो निश्चित रूप से आप कर सकते हो, इसीलिए बहुत कम समय बचा है, हिम्मत रखिए। अगर कई बार जैसे मायूस हो जाते हैं आप लोग, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत टफ है, चीजें समझ में नहीं आती, आप उस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, कुछ नया टॉपिक लीजिए, दूसरा सब्जेक्ट लीजिए, उस सब्जेक्ट को पढ़िए और जब फ्रेश माइंड होते हैं, जब जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में, तो जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, जो चीज आपको समझ में नहीं आती, उस चीज को लगातार पढ़ते रहिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वैसे हिंदी कंपलसरी के साथ तो इस प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें अगर आपको इस प्रकार की डिफिकल्टी है तो आप ये इस टेक्निक को अपनाइए, निश्चित रूप से आप वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा और आप उसे आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि ए जीवन के पारावार, जीवन के पारावार किसे कहा गया है? वैसे पारावार का मतलब होता है समुद्र, तो यहां पे जीवन का समुद्र किसे कहा गया है, यानी जीवन देने वाला समुद्र किसे कहा गया है? भाई समुद्र को कहा है, बादलों को कहा है, आसमान को कहा है या फिर धरती को कहा है? तो देखो यहां पे तो कुछ भी पूछा जाने कि ये किसको कहा है, जैसे विप्लव के वीर, जैसे जीवन के पारावार, तो ये सब कुछ बादलों को ही कहा गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न है। अब हमने ऑब्जेक्टिव हुए कंप्लीट, कुछ बड़े प्रश्न भी कर लेते हैं क्योंकि परीक्षा में तो इसमें से भी पूछे जाएंगे, बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं और इसमें लघुतरात्मक और बड़े प्रश्न भी हैं। और मैंने कहा ना कि हम कंप्लीटली जब तैयारी कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और एग्जाम से पहले हमें क्या करेंगे, वन शॉट क्लास रहेगी अपनी, बहुत लंबी क्लास रहेगी जिसमें जो अपना गद्य भाग है, पद्य भाग है, सब कुछ अपन उसमें कंप्लीट कर लेंगे, व्याकरण का भी रहेगा, तो पूरा एक साथ अपना आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे देखो प्रश्न क्या है, 17वां प्रश्न है कि बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो किसे कहा गया वो तो हमें पता है, बादलों को कहा है, पर क्यों, इसका कारण क्या है? या फिर दूसरा प्रश्न आएगा क्या कि तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के वीर, कवि निराला ने विप्लव का वीर किसे कहा है और क्यों कहा है? तो देखो एक ही प्रश्न है, मतलब दो प्रश्न है लेकिन भाव वही है, आंसर वही बताना है कि विप्लव के वीर किसे कहा है और क्यों कहा है। तो आंसर लिखना है कि कवि निराला ने बादलों को विप्लव का वीर कहा है। तो देखो अब देखो प्रश्न इसमें दो हैं और इसमें नंबर भी ऐसे रहते हैं कि दो प्रश्न है, एक तो ये है कि विप्लव के वीर किसे कहा है, तो एक नंबर तो इसका रहेगा और एक नंबर इसका रहेगा, तो ऐसे 1 + 1 = 2 नंबर का रहेगा। अब आपने यहाँ पे कि बादलों को विप्लव के वीर कहा है, इसका आंसर लिख दिया तो आपका एक नंबर तो हो गया पक्का, लेकिन दूसरे का आंसर लिखोगे तो दूसरा नंबर मिलेगा, तो इस तरीके से आपका 1 + 1 होगा 2 और ऐसे करके आपको नंबर लाने हैं 80। क्या क्यों कहा है? क्योंकि वे लगातार उमड़ घुमड़ करके बिजली गिराते हैं तथा बड़े बड़े वृक्षों और पर्वत शिखरों को अपनी शक्ति से धराशायी करते हैं। कौन? बादल। जब बादल बरसात आती है, बिजलियां कड़कती है और बिजली गिरती है तो बहुत नुकसान होता है और जो बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पर्वत, उनको एक तहस नहस कर दिया जाता है। उनसे छोटे पौधे, छोटे छोटे पौधों को उगने और बढ़ने का अवसर मिलता है। और जब बारिश होती है, जब वर्षा पानी गिरता है तो क्या होता है कि उस समय जो है ना, जैसे जो अंकुरण होते हैं जो पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए पड़े थे, तो वो फिर उनमें नया जीवन उत्पन्न होता है, एक उनमें जो है वो अंकुरण पैदा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रतीक रूप में कवि जो है वो ये कह रहा है कि जब क्रांति होती है तो जो छोटे तबके के लोग हैं उनको होता है फायदा भाई। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन क्या है कि विप्लवी बादल की युद्ध नौका की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? विप्लवी बादल माने क्रांति करने वाला बादल, और क्रांति करने वाले बादल की जब नौकाएं वहां पे कवि ने बताया है बादलों को, तो उसकी क्या क्या विशेषता है?
तो कवि क्या कहता है कि विप्लवी बादल की युद्ध नौका पवन रूपी सागर पर तैरती है। पहले तो कहा ना कि तिरती है समीर सागर पर, तिरती है समीर सागर पर, समीर मैंने हवा, तो हवा रूपी समुद्र पर ये नौकाएं जो है वो क्या कर रही है भाई, तैर रही हैं। तो ये नौकाएं जो है वो इस हवा रूपी समुद्र पर तैर रही हैं। तो पहले तो है कि सागर, पवन रूपी सागर पर तैरती हैं। फिर शोषित वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं रूपी सामग्री से भरी हुई हैं। मतलब जैसे नौकाएं, युद्ध रूपी नौकाएं अस्त्र शस्त्रों से भरी हुई रहती हैं, तो उसी तरीके से ये जो नौका है ना, मतलब ये जो बादल है, जैसे ही आसमान में बादल दिखे तो ये लोग जो है, शोषित वर्ग जो है, पीड़ित वर्ग जो है, उनमें नई आशाओं का संचार होता है। तो ये आशाओं से भरी हुई है, ये उनकी आकांक्षाओं से भरी हुई है। आगे क्या कहता है कि वह सामाजिक परिवर्तन के लिए शांति के मार्ग पर सुख दुख की छाया बनकर के मंडराती रहती है। मतलब अब जो है ये दुख छटेगा और कुछ शांति आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 19वां। बादल राग कविता में अट्टालिकाओं को आतंक भवन क्यों कहा है? कवि कहता है ना ये आतंक भवन है, अट्टालिकाएं जो है वो क्या है, आतंक भवन है। तो यहाँ पे कवि ने इनको आतंक भवन क्यों कहा है भाई? कि कवि कहता है कि ये धनिक वर्ग की यह अट्टालिकाएं सुख सुविधा देने वाली न होकर के गरीबों का शोषण करके उन पर आतंक फैलाने वाली या आतंक की प्रतीक हैं। मतलब उन लोगों का शोषण करके ये बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, जिन भवनों में आजकल धनिक वर्ग रहता है, जिसमें शोषक वर्ग रहता है। और ये जो इनकी जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, जो बड़े बड़े भवन हैं, ये लगातार चूंकि उन लोगों के शोषण से बने हुए हैं, तो इनको डर रहता है कि जिस दिन क्रांति होगी ये धराशायी हो जाएंगे। इनकी ऊंचाई या ही गरीबों में भय उत्पन्न करती है, और दूसरा उस शोषक वर्ग में एक प्रकार से ये भय भी उत्पन्न करती है कि उनको यहाँ पे उनका शोषण हुआ था, यहाँ पे उनको प्रताड़नाएं दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न है 21वां कि चूस लिया है उसका सार। इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? चूस लिया है उनका सार, शेष है अब तो हाड़ मांस का पुतला बचा हुआ है। तो देखो भाई, यहाँ पे कवि क्या कहता है कि इसका तात्पर्य है कि धनवानों ने दलित कृषकों और शोषितों का भरपूर शोषण कर लिया है। उन्होंने गरीबों के सुख चैन, शारीरिक शक्ति, आशा आकांक्षाओं आदि सभी का सार चूस लिया है। शोषण होने से गरीबों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, केवल हाड़ मांस का पुतला पुतला बचा है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पे ये पंक्ति कही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 22वां प्रश्न कि तुझे बुलाता कृषक अधीर ये विप्लव के वीर। कवि निराला ने यहाँ विप्लव के वीर किसे कहा, क्यों कहा है? तो इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, बादलों को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये जो है वो क्रांति करने वाला है। ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 23वां। निराला की बादल राग कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। भाई, इस कविता के माध्यम से आखिरकार कवि क्या चाहता है? तो देखो कि निराला की बादल राग कविता का प्रतिपाद्य है शोषित पीड़ित कृषकों श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन लाने और सामाजिक क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों के शोषित आचरण का विरोध करना है। तो समझ में आया ना कि जो शोषक वर्ग हैं उनके शोषण से उस शोषित वर्ग को मुक्ति दिलाना, पीड़ित वर्ग को मुक्ति दिलाना, सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता का भाव पैदा करना, इसमें सामाजिक क्रांति और बदलाव का संदेश जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां प्रश्न है कि ए जीवन के पारावार। बादल के लिए ऐसा क्यों कहा है? उसे जीवन का समुद्र क्यों बताया है? तो देखो भाई, बादल समय समय पर जल वर्षण करके संसार को नव जीवन प्रदान करता है, सभी प्राणियों के जीवन रूपी सागर का पोषण संवर्धन करता है। इसी विशेषता के कारण बादल को जीवन का पारावार कहा गया है, अर्थात जीवन दान देने वाला समुद्र कहा गया है। और अंतिम प्रश्न है आज की हमारे इस क्लास का, वो है कवि परिचय। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर
पूर्ण प्रकाश डालिए। तो इसी प्रकार का प्रश्न आएगा हिंदी कंपलसरी में व्यक्तित्व और कृतित्व। तो देखो मैं बता देता हूं कि भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सबसे पहले व्यक्तित्व की बात करेंगे, उनका जन्म, उनका बचपन, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो निराला का जन्म 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। उन्होंने स्कूल शिक्षा अधिक प्राप्त नहीं की, लेकिन स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के कवि हैं। उनके द्वारा लिखे गए अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, नए पत्ते, बेला, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये उनके काव्य संग्रह हैं। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरियां, काले कारनामे इनका गद्य है। समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। मुक्त छंद की रचना करने वाले कवि काव्य, विषय और युग की सीमाओं का भी अतिक्रमण करते हैं। साहित्यिक सेवा करते हुए 1961 में जो है वो इलाहाबाद में इनका देहांत हो जाता है। तो ये निराला का है भाई, हमने इनकी कविता बादल राग, इस बादल राग के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे हमने इसमें किए हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगर आपने इस क्लास को ढंग से सुना है, पूरी की पूरी क्लास अगर आपने देखी है, तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपको और किसी हेल्प की मदद नहीं, एग्जाम से पहले चीजें देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वैसे मैं ये कंप्लीटली आपका जो वन शॉट अपनी क्लास रहेगी पूरी बुक की वो अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। और अब इसके अलावा अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक किए बिना मत जाना। जिसने भी इस क्लास को देखा है एंड तक, प्लीज लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी पढ़ सकें। और इसी तरीके से अपनी बाकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली आपको मिलेगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ हमारी जो सारी क्लासेस आती हैं कि सबसे पहले तो मॉर्निंग में अपनी ये हिंदी कंपलसरी की क्लास आती है जिसकी टाइमिंग है 5:30 बजे। तो 5:30 बजे यानी 5:30 बजे जो है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये AM है। तो ये अपनी 5:30 बजे की हिंदी अनिवार्य की क्लास रहती है। उसके बाद अपनी 7 बजे सुबह की जो है वो इंग्लिश की क्लास रहती है। शाम को 6:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपको हिंदी साहित्य या फिर इतिहास, दोनों में से कोई एक क्लास मिलती है ना, इतिहास या हिंदी साहित्य दोनों में से एक क्लास मिलेगी। इसके अलावा अपनी दूसरी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी 7 बजे शाम को, ये लाइव क्लास रहेगी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की। और इसी तरीके से हमारे 8:30 बजे जो क्लास होती है वो क्लास अपनी रहेगी भाई ज्योग्राफी की, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ये क्लासें रहती हैं, ये पूरा टाइमिंग है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसी टाइम पे आपको फिक्स टाइम पे मिलेगी सारी क्लासें। इसी तरीके से हम लगातार बोर्ड एग्जाम्स तक आपके साथ बने हुए हैं, लगातार आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, आप अगर नोट करना चाहें तो नंबर है 9079622989। हमारा ऐप है, अगर ज़्यादा आप कोर्सेज चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, प्रश्न उत्तर की सीरीज चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये लोगो है अपनी ऐप का, जहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, स्मार्ट ई नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इस लोगो को आप ध्यान में रखिएगा। और नाम है एजुकेशन राइज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।